हेलो बच्चों, नाउ लेट्स कम टू द न्यू चैप्टर एंड पिछले चैप्टर्स की प्रॉब्लम्स और पीवाईक्यू के बारे में बता देता हूँ। हालांकि मैं अलग से इंफॉर्मेशन दूंगा इसमें कि इलेक्ट्रोस्टैट करंट और कैपेसिटेंस इन चैप्टर्स का पीवाईक्यू और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हम प्लानिंग की पहले तुम्हें एक पीवाईक्यू और क्वेश्चंस की शीट या मॉड्यूल में से कुछ शीट और पीवाईक्यू के अलग से शीट दूंगा। देन आफ्टर मैं इसका सॉल्यूशन अगर अपलोड करूंगा तो ज्यादा, तो पहले मैं शीट्स मतलब क्वेश्चंस पे सेट दूंगा, तुम ट्राई करोगे, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। अभी हम चैप्टर जो स्टार्ट करें दैट इज शेयरिंग, देख लेते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मतलब मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि मैग्नेटिज्म का जो ओरिजिन है वो ऐसा होता है कि एक फ्लोइंग चार्ज अगर है, अगर चार्ज फ्लो करता है, कहते करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, चार्ज इज मूविंग तो करंट इज फ्लोइंग। तो उस सिचुएशन में उस करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब ये फैक्ट ऑफ नेचर है, इसमें कोई भी लाइक डेरिवेशन जैसा कुछ नहीं है। बस एक हम ये निकालेंगे कि हाउ डज इट हैपन। जैसे न्यूटन्स लॉ था, तो न्यूटन जस्ट डिस्कवर्ड कि ड्यू टू masses attract each other at a certain distance, how, तो उसके वाई में नहीं जाते, इसके हाउ में जा सकते। नाउ वी कम टू फर्स्ट, जैसे बैट कूलम्ब्स लॉ है, जैसे न्यूटन्स लॉ है, ऐसी फंडामेंटल लॉ जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो बैट सबर्ट लॉ है। बहुत सीधा सा ये लॉ है। इसमें ये कहता है, देखो, कि मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैं इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखो, अगर कोई वायर हमारे पास जैसे कि बना हुआ है वैसे बना लेते हैं, ये ऐसा कोई भी रैंडम शेप का वायर है, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो हम इसका बहुत छोटा सा सेक्शन मान लो ए बी कंसिडर करते हैं। इसमें करंट की डायरेक्शन ये रही, मान लेते हैं कि इस तरह से, ठीक है, टेंजेंट होगी वैसे तो, दिखाने के लिए थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ। यहाँ से इस सेंटर से, सेंटर को पॉइंट ओ मान लेता हूँ, सेंटर पॉइंट से ये पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस आर है, मतलब ओपी जो है वो आर के बराबर है। और इस टेंजेंट और इस आर वेक्टर, ये वेक्टर है ओपी वेक्टर, के बीच में एंगल थीटा। तो ऑब्जर्वेशंस जो थी बाय ऑफ द साइंटिस्ट बर्ट सावर्ट, ये कहते हैं कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ड्यू टू दिस सेक्शन, इस सेक्शन की लेंथ है डीएल, ठीक है, इस सेक्शन से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज डी बी। बी मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं, और डी बी माने स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो जो है प्रोपोर्शनेट टू करंट होता है, और डी बी प्रोपोर्शनेट टू डीएल, लेंथ के प्रोपोर्शनेट होता है। डी बी प्रोपोर्शनेट टू साइन थीटा होता है, यानी कि जो एंगल बनता है आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में, डीएल भी एक वेक्टर ले लेते हैं, तो इनके बीच में जो एंगल है उसका साइन के प्रोपोर्शनेट होता है। एंड लास्टली डीबी प्रोपोर्शनेट टू 1/r²। इनवर्स स्क्वायर लॉ है ये भी, न्यूटन्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ की तरह। सबको इकट्ठा करते हैं, डीबी प्रोपोर्शनेट टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। अब प्रोपोर्शनैलिटी है तो उसको इक्वलिटी बनाना पड़ेगा। इक्वलिटी बनाने के लिए हम कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट कैसे आता है? कांस्टेंट किसी भी सिचुएशन में जो आता है, जहां भी कभी लॉज में आता है, तो एक्सपेरिमेंटल मल्टीपल ऑब्जर्वेशन से आता है कि ये सारी वैल्यूज रख रख के देखी, फिर उनका रेशियो निकाला। तो यहाँ जो कांस्टेंट है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट इज व्हाट? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, म्यू नॉट। ऐसे ही जैसे एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, परमिटिविटी था, ये परमिएबिलिटी है। मैग्नेटिज्म जब हम पढ़ेंगे, बार मैग्नेट और डिटेल्स ऑफ मैग्नेटिज्म, तो उसमें हम इसको और डिटेल्स में समझेंगे। अभी नाम
इसका परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और एक परमिएबिलिटी है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू नॉट बाई 4 पाई, 4 पाई का भी रीजन सॉलिड एंगल के साथ एक्सटेंड होगा जब मैग्नेटिज्म आएगा। अब आगे लिखते हैं आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो बस फॉर्मूले में थोड़ा सा हेर फेर करना है। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, क्योंकि देखो साइन थीटा है तो मेरे को मैं क्रॉस लिख सकता हूँ, डी एल क्रॉस आर। अब नीचे आर का स्क्वायर आना चाहिए, तो ऊपर एक आर आगे, नीचे आर क्यूब हो जाए। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। और ये भी ऐसे ही नहीं निकाला गया है, इसमें डायरेक्शन भी डिटरमाइन हो रही है, डीबी की डायरेक्शन डी एल क्रॉस आर है। इसको सिंपल वे में ऐसे समझाता हूँ, मान लो स्ट्रेट वायर और ये पॉइंट है पी, तो ये सेक्शन हो गया डीएल और ये हो गया आर। अब डी एल इस तरफ है, देखो मैं एक्स वाई जेड से समझाता हूँ, एक्स वाई जेड। डीएल है वाई की तरफ, मतलब जे कैप, क्रॉस आर है एक्स की तरफ, जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई होता है माइनस ऑफ के। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो माइनस के, यानी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर को क्रॉस से शो करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म जो बनाई गई है वो डायरेक्शन उससे हम निकाल सकते हैं, निकाल पाएंगे, उस हिसाब से बनाएंगे। ये वेक्टर फॉर्म है। अब जरा टेक्स्ट देख लेते हैं उसमें क्या लिखा है, देखो। एवरीथिंग सेम, डीबी इज इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और डेफिनेटली बी निकालेंगे तो ऑफकोर्स इनको इंटीग्रेट करेंगे, बाद में देखा जाएगा उसको। के इज कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई। अच्छा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट देखो, एक तो टेस्ला है और एक गाउस। यूजली हम टेस्ला यूज करते हैं, गॉस भी आएगा तो उसमें रिलेशन दिया होगा। अब इसको ऐसे समझो कि हम इसको ऐसे लेते हैं, 4 पाई इंटू 10 पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, म्यू नॉट की जो यूनिट है वो है वेबर अपॉन एम्पियर मीटर, हेनरी अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑफ कोर्स हम डिटेल्स में स्क्वायर में, डिटेल्स मतलब जस्ट टू नो अबाउट दैट। वेबर क्या होता है, अभी आगे जब सिचुएशन आएगी तो मैं आई विल एक्सप्लेन इट। मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया होता है, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। आगे चलते हैं। ये देखो इन्होंने वेक्टर फॉर्म दे रखी है इसकी। उसके बाद इन्होंने ऐसा भी किया है इसमें कि ये अभी हमारे काम का नहीं है, वॉल्यूम के फॉर्म में दे रखा है। वॉल्यूम की फॉर्म में दे रखा है, करंट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये हमारा काम आएगा जब हम बार मैग्नेट पढ़ेंगे, तब ये फॉर्मूला काम आएगा, तब इसको कन्वर्ट करेंगे। ये जरूर है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी। अब ऐसा हो सकता है कि हम इस डीएल लेंथ के अंदर, जो डीएल लेंथ ली है मैंने, उसके अंदर जो चार्ज है, सपोज क्यू चार्ज मूव कर रहा है, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी दैट इज क्यू। वेलोसिटी को लिखते हैं पहले, देखो ऐसे, डी एल अपॉन डी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्यू बाई क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो क्यू बाई डी टी क्या बनेगा, क्यू बाई डी टी आई बन गया, और इधर क्यू चला गया ये वाला, ये क्यू इधर, क्यू वी इज इक्वल टू डी एल, और ये बन गया आई, मतलब आई डी एल। इसकी जगह लिख सकता हूँ क्यू इंटू वी। इधर आ जाते हैं, आई डी एल की जगह लिख सकते हैं क्यू वी। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर बाई आर क्यू।
दोबारा से देखो, मतलब वेलोसिटी जो है इट कैन बी रिटन एज डी एल बाई टी। बस कुछ नहीं किया, इक्वेशन को क्यू बाई क्यू से मल्टीप्लाई किया, क्यू से डिवाइड कर दिया। तो इतने सेक्शन में अगर चार्ज क्यू मूव कर रहा है dt टाइम में, तो क्यू बाई डी टी बन जाएगा करंट, और ये क्यू ले जाएंगे इस तरफ। तो क्यू वी विल बिकम क्यू बाई डी टी करंट, पहले लिख लेते हैं आई इंटू टी। तो जो आईडीएल यहाँ पे था, इधर यहाँ पे जो आईडीएल था, इसकी जगह मैंने लिख दिया Q इंटू वी। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया कि अगर v वेलोसिटी से कोई चार्ज कहीं मूव कर रहा है, तो उससे r डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड भी हम निकाल सकते हैं। गॉट इट? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बायट्स-सावर्त लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। देखो, कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों फंडामेंटल लॉज हैं। The current element produces a magnetic field whereas point charges produces, सिमिलैरिटी हो गई यहाँ पर। IDL, ये जो करंट एलिमेंट है IDL, ये इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था Q बाई 4πε0r²। तो वहाँ पॉइंट चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। The magnitude of magnetic field varies as the inverse square of the distance from the current, as does the electric field। मैंने कहा दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अच्छा, एक फर्क आएगा, वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉइंट चार्ज इज रेडियल, यानी पॉइंट चार्ज से सीधी डिस्टेंस इस पॉइंट पर होता है। बट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट एलिमेंट इज परपेंडिकुलर। अगर करंट इस तरफ, द फील्ड ऐसे करके ये परपेंडिकुलर जाएगा। अभी हमने कैलकुलेशन की थी कि करंट ऐसे है और फील्ड अंदर है, करंट y के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड -z के अलोंग। जबकि चार्ज के केस में कैसा रहता है, इसकी सीधी लाइन जो है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जबकि करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, अच्छा, अब इसमें मैं बहुत डिटेल, देखो डायरेक्शंस को लेकर के बहुत सारे लॉज हैं, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाता। मैं एक लॉ देता हूँ, जैसे कि ये वायर है, या तो तुम एक्स वाई जेड से निकालो, आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप, जो भी क्रॉस में आता है उससे निकालो। ये ऐसे सपोज ये वायर है, इसमें करंट इस तरफ जा रहा है। अब इसको ऐसे होल्ड करो। अब क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस के चारों तरफ ऐसे सर्कल में बन गए, तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट हो। अगर मैं इस ऐसे होल्ड करूंगी, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाता जाऊं, ऐसे ऐसे घुमाता जाऊं, तो हर पॉइंट पर ही टेंजेंट के लॉन्ग जा रहा है। मुझे इस पॉइंट पर निकालना है तो इस तरफ, इस पॉइंट पर निकालना है तो इस तरफ, इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट टेंजेंट जाता जाएगा। तो यूजुअली क्या रहता है, पेपर पे बना रहता है, जैसे पेपर पे यहाँ पे बना हुआ ये, और ये रहा। अब इसके इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड जो होगा, लेफ्ट साइड ऐसे फिंगर आएगी बाहर की तरफ, राइट साइड ये फिंगर जाएगी अंदर की तरफ। बस हमें अक्सर इतना ही निकालना होगा, ये एक सर्कल बनेगा। तो या तो आई कैप जे कैप के कैप से करो, या फिर इस राइट हैंड से करो, ठीक है। और बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बाकी तुम्हें अगर 11th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट उस राइट हैंड स्क्रू रूल याद है, वैसे जैसे स्क्रू को घुमाते हैं, ऐसे यूं घुमाओ तो स्क्रू आगे की तरफ बढ़ता है, तो सेम ये थंब है। तो उतना डिटेल में अभी हम नहीं जाते, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। अभी कैसा, थंब लो, राइट हैंड थंब, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, और फिंगर्स के कर्लिंग की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। या फिर हम कोई आई कैप जे कैप के कैप सूटेबल एक्स वाई जेड एक्सेस लेकर के डायरेक्शन निकालते हैं। एप्लीकेशन ऑफ दैट, सो ऑफ कोर्स एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं। मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ द कॉइल। देखो, अब सबसे पहला एप्लीकेशन जो है, इजी सा एप्लीकेशन, कि करंट कैरिंग कॉइल है। ये कॉइल है, इसमें करंट आई है, इसकी रेडियस ए या आर कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें करंट आई अगर फ्लो हो रहा है, तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी एल क्रॉस, ये सेक्शन देखो ये हो गया डी एल, और ये आर की जगह मैं लिख लेता हूँ वेक्टर ए क्रॉस ए अपॉन ए क्यू। अच्छा डीएल, और अगर मैं सिर्फ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करूँ इस तरह सेम डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर ये एंगल कितना है 90 डिग्री, एक बात। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं डी एल और ए का क्रॉस प्रोडक्ट करूं, एक्स वाई और ये सेट, ये डायरेक्शन हो गई माइनस, डीएल है अलोंग आई कैप और ए है क्रॉस माइनस जे के। आई क्रॉस जे के होता है यहाँ पर माइनस जे के, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आए इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट पी हम लेते हैं यहाँ पर, इसका सेंटर है, इसको सी ले लेते हैं। सेम में यहाँ पे चलते हैं, मान लो ये ऐसे, ये डीएल और इसके लिए जो आर है वो ऐसे है। अगेन एंगल तो 90 होगा इनके बीच में। अब डायरेक्शन देखते हैं। अब तुम ऐसा बना सकते हो कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये बाहर जेड एक्सिस। अब देखो ये डायरेक्शन हो गई अगेन माइनस वाई, ये वाई, ये माइनस वाई और ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस। बस मैंने इसको टिल्ट किया, ऐसे टिल्ट किया। यहाँ पे भी अगर मैं आई क्रॉस माइनस जे करूंगा तो माइनस के अंदर की तरफ, अगेन पॉइंट अंदर। देखो प्लेन पेपर पर अंदर डायरेक्शन तो माइनस जेड एक्सिस है, तो तुम किसी भी पॉइंट से निकालो, सब पॉइंट से अंदर की तरफ आए। और इसमें एक्स्ट्रा ये भी ले सकते हैं, जैसे तुम इसको इसके अराउंड घूमो, स्क्रू ऐसे घुमाओ, स्क्रू रहता है ना उसको टाइट करो, ऐसे घुमाओगे टाइट करोगे तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू कहाँ बढ़ेगा, पेपर के अंदर की तरफ। तो वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो डायरेक्शन की बात तो बाद में करें, तो सबसे आने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको बिना डायरेक्शन के भी लिख सकते हैं। तो सब डायरेक्शंस ऐड हो जानी है। अगर तुम डीबी वेक्टर का इंटीग्रेशन करोगे तो सभी सेम डायरेक्शन में, तो ऐसे में डीबी वेक्टर का इंटीग्रेशन करो या डीबी वेक्टर का इंटीग्रेशन करो, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और ये दोनों सेम। तो डीबी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, म्यू नॉट आई डी एल ए साइन 90 अपॉन 4 पाई ए का स्क्वायर। एक ऐसे एक है समाप्त, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 91 अपॉन ए। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए खाली डीएल है। अब डीएल क्या है, ये लेंथ इसकी ऐसे पूरा चलता जाऊंगा पूरे सर्कल पर। तो पूरे सर्कल पर अगर डीएल 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 का इंटीग्रेशन करूंगा तो सरकमफेरेंस आ जाएगी, यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाहर ए बाहर, सॉरी ए का स्क्वायर, ए बाहर, और डीएल विल बिकम डीएल ए, ऐसे नीचे ए क्यूब था, ओके नीचे ए स्क्वायर। तो ये हो गया 2 पाई ए। यहाँ पे देखो ये क्या था, ए क्यूब था, हमने यहाँ पे ए क्यूब लिखना था, तो नीचे ए स्क्वायर रह गया। तो डीएल हो गया 2 पाई ए, 2 पाई से 2 पाई 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल, और नीचे ए स्क्वायर है, इट बिकम्स म्यू नॉट आई बाई 2 ए। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। लेट्स चेक द टेक्स्ट। इन्होंने आर ले रखा है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अच्छा इसमें एक और बात होती है, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अब नंबर ऑफ टर्न्स देखो, अगर एक कॉइल का एक टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी है, 2 टर्न है तो 2b, 3 टर्न है तो 3b, 4 टर्न्स तो 4b, ऐसे n टर्न्स अगर हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना। उस सिचुएशन में मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि बी एन विल बी n इंटू, ये n टाइम्स हो जाएगा। बस ज्यादा कुछ इसमें और सोचने का नहीं। रेशियो ऑफ
सेंटर पर, ओके, पहले निकाला आपने, उसकी डिटेल्स में नहीं गए। मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सिस, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर आई आर रेडियस के कॉइल, इसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, पहले उसकी बात करें। चलो पहले उससे ले लेते हैं। इन्होंने जो फॉर्मूला लिखा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। डेफिनेटली ये मैं पहले बोर्ड पे क्लियर करूंगा, यहाँ समझाऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अभी हम इसको सिंपल कर लेते हैं। 2 पाई एन आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एज इट इज। ये फॉर्मूला अगर तुम याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी हम डराइव भी कर सकते हैं। देखो, म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2। अब ये पॉइंट पी एक्स डिस्टेंस पर है। केस फर्स्ट में बोला कि हम सेंटर पे आ जाते हैं, तो एक्स जीरो हो गया, नीचे हो गया एक्स जीरो, तो हमारे पास रहा नीचे आर स्क्वायर ओनली। आर स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो 2 से 2 पावर कैंसिल, आर क्यूब हो जाएगा। नीचे आर क्यूब, ऊपर आर स्क्वायर, ओनली बचा आर, तो इन्होंने डायरेक्ट निकाल रखा है म्यू नॉट एन आई अपॉन आर। अच्छा, 2 पाई जो है उसको 4 पाई से कैंसिल कर दिया, तो आंसर ये। रेशियो ऑफ बी सेंटर एंड बी एक्सिस, थोड़ा सा भी यहाँ पे रोकते हैं। बी एक्सिस ये रहा, बी सेंटर ये रहा, एन वाला एलिमेंट, एन नंबर 5, ठीक है। म्यू नॉट एन बाई एन आई बाई 2 आर। अब ऐसे में अगर मैं बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस करता हूँ, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर अपॉन, सॉरी, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर अपॉन म्यू नॉट 2 पाई एन आई बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। सिर्फ ये चीज बचेगी, 1 + x² बाई आर स्क्वायर 3/2। कैसे, देखो, जो सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, पहले जैसे हम जानते हैं उस हिसाब से लिखते हैं, हमने निकाला है। बी सेंटर हमने लिखा म्यू नॉट आई बाई 2 आर लिख लिया, ठीक है। अगर एन टर्न्स हो गए तो एन इंटू आई अपॉन 2 आर। अच्छा, एक काम और करो, उसको 2 पाई बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर बन गया म्यू नॉट 2 पाई एन आई अपॉन 2 × 2 पाई 4 पाई, 4 पाई आर। ये वो बी सेंटर, और बी एक्सिस जो था वो था म्यू नॉट 2 पाई एन आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। Let's check it again. पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जब x बराबर 0 करेंगे तो नीचे आर क्यूब हो जाएगा। अब बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस, यहीं से देखो कैंसिल, क्रॉस आउट कर लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, एन आई कैंसिल। अच्छा, अब सेंटर आया 1/r, और ये आया आर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज्ड पावर, ठीक है, आर स्क्वायर, सॉरी, आर स्क्वायर तो आर क्यूब होगा। अब तुम एक बात बताओ, मैं आर स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2 कर दूं, तो 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब हो जाएगा। यानी कि मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, यानी नीचे जो आर क्यूब है इसको लिख सकता हूं आर स्क्वायर की पावर 3/2। दोनों की पावर सेम है तो उनको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
बी सी अपॉन बी एक्सिस, बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस, 1 + एक्सिस का बाई आर स्क्वायर, इस तरह से बन जाए। अब अगर ये सीधे सीधे फॉर्मूला बन गया तो सेंटर और एक्सिस के ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिसके हम क्वेश्चंस में काम मिलेंगे। अभी हम इसको रटेंगे नहीं, बस हमें बेसिकली देखो ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई अलग हटा दो, 2 पाई r स्क्वायर एरिया ले लो, ऐसे समझो, ऐसे अलग अलग करता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई r स्क्वायर एरिया हो गया 2ni अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। बाकी चीजें भी इस ढंग से चल रही कि इनकी अप्रोक्सीमेशन लेकर के। अब ये जो एक ग्राफ, ये बड़ा काम की चीज है, देखो कि यहाँ पे मैंने रिलेशन निकाला था बी एक्सिस का, एक्सिस से सारी चीजें निकल रही, देखो एक्सिस एक्स बराबर 0 कर दो, एक्स बराबर इंफिनिटी कर दो, एक्स बराबर आर कर दो, तो बी मैग्नेटिक फील्ड और एक्स के बीच का जो ग्राफ आता है, क्योंकि ग्राफ सीधा तो आएगा नहीं, कर्व आएगा। पहली बात तो एक्स बराबर 0 पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, उस पर दूर जाते जाओगे तो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इस तरह से उसका कम होने का जो तरीका है वो कर्व होता है। इसके बाद एक पॉइंट पे इन्होंने एक बात बोली है, वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो बी वेरीज नॉन लीनियरली विद डिस्टेंस एक्स एज शोन इन फिगर एंड इज मैक्सिमम एट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मिनिमम और 0। यानी कि एक्स बराबर 0 पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। The point is at the center of the coil and it is 0 at x equals to plus minus infinity. Of course, x infinity कर दोगे तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। अब इसमें एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है r/2 और r/2 पॉइंट पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है एट पॉइंट बी देखते हैं, ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज और पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर। At these points, B varies linearly with x equals to d by dx, यानी कि इन पॉइंट पर A और A dash, d square b by dx square equals to 0, db by dx, जैसे मैक्सिमम मिनिमम हमने पढ़ा था कि अगर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा, सेकंड डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो इसका मतलब याद करो कि हमें क्या निकालना था इस पे, d by dx इज अ कांस्टेंट, d स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन इज 0। अब ये पॉइंट जो है, इन पॉइंट्स पर एक खास बात होगी, इन पॉइंट पर कर्व का कर्वेचर चेंज होगा, टेंजेंट जो है उसका एंगल चेंज होगा। यानी कि 0 से 90 तक आ रहा था पहले, पॉजिटिव कर्वेचर आ रहा था, नेगेटिव कर्वेचर आ रहा था। The locate at x equals to plus minus r/2 from the center of the coil. Separation between points of inflection is equal to radius of r. So of course ये r/2 ये minus r/2. Application of point of inflection is Helmholtz coil arrangement। देखो अब ये क्या है, दो कॉइल्स जिनके बीच, जिनकी रेडियस दोनों की ए है और इनके बीच का डिस्टेंस भी ए रखती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब इसमें क्या होगा, जैसे एक का ग्राफ ये रहा, दूसरे का ग्राफ ये रहा, जो कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दोनों का सम आएगा, यहाँ पर ये रहा, इस पॉइंट पर ये फील्ड और ये फील्ड, ऐसे ये फील्ड और इतना फील्ड, इधर से इतना फील्ड, इधर से इतना फील्ड, दोनों एडअप होकर के इस पूरे रीजन में ऑलमोस्ट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। इस तरह की कॉइल को हेल्महोल्ट्ज कॉइल, साइंटिस्ट के नाम पर है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल बोलते हैं। ये कहाँ पे निकला है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर के बराबर है, तो दोनों का मिड पॉइंट यहाँ से r/2 या a/2 पे आ रहा है, क्योंकि a/2 पर इन्फ्लेक्शन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम क्या हो रहे हैं, चेंज होने ही नहीं दे रहे, दोनों को मिला दे रहे। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट इसके बीच में लिटिल सा चेंज आएगा, इट्स सपोज टू बी यूनिफॉर्म। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे और क्लोजर कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आ जाएगा इसके बीच में, जो कि नॉर्मली कॉइल के अंदर नहीं होता। ठीक है, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आर्बिट्री निकलते हैं। तो दिस इज हेल्महोल्ट्ज कॉइल। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड टू करंट कैरिंग आर्क, देखो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है म्यू नॉट I/2। इट इज म्यू नॉट I/2R। अब इसको एक काम करो, 2π/2π से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया म्यू नॉट I इंटू
2 पाई अपॉन 4 पाई। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे कॉइल है, तो कॉइल का जो पूरा एंगल बन रहा है वो कितना, 2 पाई है, तो ये भी 2 पाई एंगल है। अब अगर मेरे पास एक आर्क है जिसका कोई एंगल अल्फा बन रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि आई कैन टॉक अबाउट दिस आर्क, बी आर्क जो होगा म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर हो जाएगा। वापस से अल्फा अगर 2 पाई करो तो वही आंसर आएगा। तो ऊपर की जो सेक्शन है यहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर अल्फा है थीटा, देखो म्यू नॉट थीटा आई बाय 4 पाई, गॉट इट, ये म्यू नॉट आई अल्फा बाय 4 पाई। अभी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स और उनकी वैल्यूज हैं। 360 तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड, 180 तो आधा, 120 मतलब 2 पाई बाय 3 तो 1/3। 120 कितना होता है, 120 120 120 360 हो गया, तो 1/3 हो गया। 120 का मैग्नेटिक फील्ड भी 1/3 हो गया। 90 डिग्री 1/4 हो गया। 60 डिग्री होगा 1/6, 30 डिग्री 1/12। दैट्स सिंपली गॉट इट। अच्छा, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि दो कॉन्सेंट्रिक लूप्स हैं, उसके सेंटर पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फॉर्मूला तो आज भी वही है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। हालांकि 2 पाई आई अपॉन 4 पाई आर भी लिख सकते हो, आई बाय 2 आर करके। इसमें देखना सिर्फ ये होता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि जो अगर दोनों का सेंस, जैसे मान लो यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में जो करंट का सेंस है वो एंटी क्लॉक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है। ऊपर वाले में एंटी क्लॉक है, बाहर की तरफ है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाए। दूसरे के केस में फर्स्ट वाले में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है और सेकंड वाले में करंट क्लॉकवाइज है, तो अंदर की तरफ, तो यहाँ सबट्रैक्ट हो जाए, यहाँ ऐड और यहाँ सबट्रैक्ट। सिंपल, सो सिंपल एज इट इज। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला पकड़ना है, फिर सारा खेल डायरेक्शंस का है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जाता है जिसमें कि करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, क्योंकि आई और डीएल का जो क्रॉस है, डीएल और आर का जो क्रॉस है, डीएल और आर यानी पॉइंट जो है उसका क्रॉस लेना। तो ए और बी अगर दो वेक्टर हैं, का क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा। ये डीएल और ये आर, इसका प्लेन अगर ये पेपर है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर या अंदर कहीं जाने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्शंस का खेल कई बार बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे देखो ये दो कॉइल्स है, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड मुझे ऐसे जाता दिख रहा है, ये कॉइल ऐसे है, ये ऐसे इस तरह से घुमाऊंगा तो स्क्रू बाहर निकलेगा, बाहर की तरफ, इस तरफ में निकलेगा। और ये जो कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 स्क्रू ऊपर की तरफ, ऊपर और राइट 90 पर है। तो रिजल्टेंट जो होगा B1² प्लस B2²। गॉट इट। इसके बाद लेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरी हुआ। डेरिवेशन डेफिनेटली मैं क्लास में बोर्ड पे बताऊंगा इसकी भी, और जैसे मैंने बोला कि एक्सेस वाली, यस, क्योंकि यहाँ थोड़ा ज्यादा थका हो जाएगा तुम्हारे लिए, मैं भी उतना फ्रीडम से नहीं समझा पाऊंगा। ओके, थैंक यू।